नमस्ते। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो सच में आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। जरा सोचिए, भारतीय सेना का एक जांबाज, एक नेशनल चैंपियन अचानक से चंबल का खूंखार बागी कैसे बन जाता है। एक नेशनल एथलीट से एक डकैत बनने तक का ये सफर सिर्फ एक इंसान के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन की उस नाकामयाबी की कहानी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए, इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले चंबल के बीड़ों की इस मशहूर कहावत पर गौर करते हैं। स्क्रीन पर जो लिखा है, चंबल की ये बांगी बात करे दो टूक, एक हाथ में मूंछ है और एक हाथ बंदूक। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। ये उस कठोर कल्चर को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है, जहां सम्मान और बदला लोगों के खून में शामिल है। एक ऐसा इलाका जहां जब सिस्टम आपका साथ छोड़ देता है ना, तो लोग इंसाफ के लिए खुद ही हथियार उठा लेते हैं। तो इस पूरी भयानक त्रासदी का एक तरह से पोस्टमार्टम करने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 5 अहम हिस्सों में बांटा है। चैंपियन का निर्माण, वर्दी में गौरव, व्यवस्था का धोखा, बीहड़ में बगावत और आखिर में द फाइनल एनकाउंटर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है चैंपियन का निर्माण। एक ऐसा बचपन जो भड़ौसा के बीहड़ इलाके की तपती मिट्टी में तैयार हुआ। 1 जनवरी 1932 मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का एक छोटा सा गांव है भिड़ौसा, जहां इनका जन्म हुआ। अब यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब ये महज 6 साल के थे, तभी इनके सिर से पिता का साया उठ गया था। जरा सोचिए उस छोटे से बच्चे के बारे में। गांव के भयंकर गरीबी और खेतों में दिन रात की जीत तोड़ मेहनत ने उस बच्चे को अंदर से इतना मजबूत बना दिया कि उसकी शारीरिक सहनशक्ति एक मशीन जैसी हो गई। और आपको पता है, यही बचपन की मेहनत बाद में उनके एथलेटिक करियर और बीहड़ में सर्वाइव करने की सबसे बड़ी वजह बनी। ये टाइमलाइन उस दर्दनाक सफर का पूरा नक्शा है जिसकी आज हम पड़ताल कर रहे हैं। 1949 में सेना की वर्दी पहनने वाले एक 17 साल के गर्व से भरे सैनिक से लेकर 1981 में पुलिस की गोलियों से छलनी होने वाले एक बागी तक। ये बस एक इंसान की जिंदगी के साल नहीं है, बल्कि ये एक पूरे सिस्टम के फेल होने का ऐतिहासिक सबूत है। अब आते हैं हमारे दूसरे चैप्टर पर, वर्दी में गौरव। राजपूताना राइफल्स के अंदर एक वर्ल्ड क्लास एथलीट की खोज कैसे हुई, आइए देखते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि राजपूताना राइफल्स में शामिल होने के बाद एक बार सजा के तौर पर उन्हें मैदान के चक्कर लगाने को कहा गया, और यहीं एक एथलेटिक्स कोच की नज़र उन पर पड़ी। उस साधारण से सैनिक की हवा से बातें करने वाली रफ्तार सच में हैरान कर देने वाली थी। फिर क्या था, सेना के कोचों ने उनके इस कमाल के डिसिप्लिन और जुनून को 3000 मीटर स्टीपल चेस की तरफ मोड़ दिया। अब ये कोई आम दौड़ नहीं है दोस्तों, इसमें ऊंची ऊंची बाधाएं और पानी के गहरे गड्ढे पार करने होते हैं, जिसके लिए गजब का स्टैमिना चाहिए होता है, एकदम जानलेवा इवेंट। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। 9 मिनट और 2 सेकंड। जी हाँ, ये वो हैरान करने वाला रिकॉर्ड था जिसे अगले पूरे 1 दशक तक कोई नहीं तोड़ पाया। मतलब 10 सालों तक उनका कोई सानी नहीं था। लगातार 7 बार नेशनल चैंपियन बनने की इस उपलब्धि ने, सच कहूं तो, एक आम फौजी को देश की एक अनमोल राष्ट्रीय धरोहर बना दिया था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिल तोड़ देता है। 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में उनके साथ भी यही हुआ। दरअसल इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से वहां ट्रैक पर स्पाइक जूते पहनना बिल्कुल अनिवार्य था। अब सोचिए, जो इंसान ताउम्र नंगे पैर मिट्टी पर दौड़ा हो, वो उन जूतों में अपना नेचुरल बैलेंस कैसे बनाता? वो नहीं बना पाए, सिर्फ इसी एक अजीब से नियम की वजह से। एक पक्का ओलंपिक लेवल का गोल्ड मेडल उनके हाथों से हमेशा के लिए फिसल गया। और यहीं से कहानी बहुत डार्क होना शुरू होती है। हमारा तीसरा चैप्टर, व्यवस्था का धोखा। एक फौजी जब घर लौटता है तो उसका सामना एक सड़े हुए सिस्टम से होता है। 1977 का साल था। एक सम्मानित सूबेदार जिसने देश के लिए इतनी दौड़ लगाई, वो समय से पहले रिटायरमेंट लेकर शांति की उम्मीद में अपने गांव लौटता है। पर वहां उसका स्वागत कौन करता है? 2.5 एकड़ जमीन का एक बहुत ही कड़वा विवाद। हुआ ये कि उनके अपने ही रिश्तेदारों ने उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया। जब मामला पंचायत में गया और पंचायत ने जमीन वापस करने का फैसला सुनाया, तो उन बाहुबलियों ने उस फैसले को सरेआम मानने से इनकार कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने उल्टे सूबेदार के बेटे को ही बुरी तरह पीट दिया। अब आप एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की नज़र से देखिए कि कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह फेल हुआ।
ये वो स्पेसिफिक कानूनी और प्रशासनिक कमियां थीं जिन्होंने एक देशभक्त सैनिक को सिस्टम का दुश्मन बना दिया। उनके जमीन के कागजातों और अधिकारों को सीधे सीधे नजरअंदाज किया गया। जब वो पुलिस के पास गए तो एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर ने उनके सेना के मेडल्स का सरेआम मजाक उड़ाया। और तो और जिले का कलेक्टर, जिसके पास सारी पावर होती है, वो भी आदेश पारित करने के बावजूद उस फैसले को जमीन पर लागू नहीं करवा पाया। मतलब हर दरवाजा बंद। पर इंसान का सब्र कब टूटता है? वो ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब उन दबंगों ने हथियारों के साथ घर पर हमला कर दिया। उन्होंने पान सिंह की 95 इयर्स की बुजुर्ग मां को राइफल के बट से बेरहमी से पीटा। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। जब उस खून से लथपथ मां ने इंसाफ नहीं बल्कि प्रतिशोध की मांग की, तो स्टेट और कानून से उनका बचा खुचा विश्वास भी हमेशा के लिए उठ गया और एक डिसिप्लिन्ड फौजी उसी पल से एक बागी बन गया। यहाँ से शुरू होता है हमारा चौथा चैप्टर, बीहड़ में बगावत, इंतकाम और डकैती के दलदल में उतरने की कहानी। बदला बहुत ही खौफनाक और तेज था। एक ही दिन में 4 हत्याएं। अपनी मां का अपमान करने वाले उस मुख्य दोषी को उन्होंने 2 किलोमीटर तक दौड़ा कर मारा। इसके बाद वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? एक तरफ उनकी वो आर्मी ट्रेनिंग थी जहाँ सम्मान, डिसिप्लिन और वर्दी का कोड था, और दूसरी तरफ बीहड़ की वो लाइफ जहाँ सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल, गुरिल्ला वॉरफेयर और किडनैपिंग चलती थी। उनकी उसी सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग ने उन्हें चंबल का सबसे चतुर और खतरनाक बागी बना दिया। वो कोई सड़क छाप गुंडे नहीं थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों की जो उलझी हुई सीमाएं हैं ना, उनका उन्होंने एकदम मास्टरमाइंड की तरह इस्तेमाल किया। जब भी नॉर्मल पुलिस फोर्स उन्हें घेरने की कोशिश करती, वो अपनी उसी पुरानी मिलिट्री टैक्टिक्स और इन बॉर्डर्स का फायदा उठाकर पुलिस को ऐसे चकमा देते जैसे वो वहां थे ही नहीं। पुलिस बिल्कुल हैरान रह जाती थी। पर यहाँ हमें थोड़ा रुककर फैक्ट्स को देखना होगा। कहानी और हकीकत में फर्क होता है। एक तरफ उनकी इमेज एक रॉबिन हुड वाली बन गई थी जो गरीबों की मदद करता था। वहाँ के लोकल कस्टम्स की वजह से उन्हें लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन इसके उलट ऐतिहासिक सच्चाई बहुत डार्क है। पुलिस की मुखबिरी करने के शक में उन्होंने एक ही परिवार के 6 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। ये बीहड़ का वो खूनी नियम था जिसे वो अब पूरी तरह अपना चुके थे। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, चैप्टर 5, द फाइनल इनकाउंटर, जब स्टेट खुद अपने ही बनाए हुए योद्धा का शिकार करता है। उन लगातार हो रही हत्याओं से सरकार की बहुत किरकिरी हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा और विचार करने वाला सवाल उठता है। पुलिस के नजरिए से सोचिए, एक स्टेट उस बागी को कैसे पकड़ेगा जिसे खुद उसी स्टेट की सेना ने एक एलीट टॉप क्लास योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी हो। पुलिस के लिए ये एक भयानक ऑपरेशनल चैलेंज था, क्योंकि उनका दुश्मन रणनीतिक रूप से उनसे कई गुना आगे था। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सिर्फ एक इंसान के दिमाग को मात देने के लिए कितना भारी भरकम सिस्टम खड़ा करना पड़ा। पूरे 3 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। बीएसएफ की 10 टुकड़ियां लगाई गईं, एसटीएफ की 15 स्पेशल टीमें चप्पे चप्पे पर तैनात थीं। और तो और सटीक जानकारी देने वालों को सीधे सरकारी नौकरी का ऑफर दिया गया। ये किसी युद्ध की तैयारी से कम नहीं था। आखिरकार 1 अक्टूबर 1981 को रठिया गांव में एक मुखबिर की सटीक टिप मिली। पुलिस ने 10:1 की भारी फोर्स के साथ पूरे गांव को घेर लिया। शायद उस रात के अंधेरे में भी वो अपनी उसी पुरानी तेजी से बच निकलते, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने खुद अपने मेगाफोन से एक अनाउंसमेंट कर दी, जिससे पुलिस को उनकी एकदम सटीक लोकेशन पता चल गई। और फिर अंधेरे में दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। कई घंटों की इस भयानक फायरिंग के बाद वो और उनके 14 साथी बुरी तरह घायल हो गए। अंतिम सांसें गिनते हुए जब उन्होंने पुलिस से पीने के लिए थोड़ा सा पानी मांगा तो उन्हें साफ मना कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि कानून की नज़र में बागियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता, वो सिर्फ मुजरिम होते हैं। जिस सिस्टम ने उन्हें जिंदगी भर परेशान किया, उसकी बेरुखी उनके आखिरी पलों तक उनके साथ रही। इस एनकाउंटर के बाद जो विरासत पीछे छूटी वो बहुत उलझी हुई थी। इस पूरे क्राइम के दलदल का उनके परिवार पर बहुत ही विनाशकारी इमोशनल असर पड़ा।
बिल्कुल वैसा ही जैसा बचपन में पिता के गुजरने पर हुआ था। लेकिन किस्मत का पहिया देखिए, बाद में उनका अपना बेटा उसी भारतीय सेना में शामिल हुआ जहां से पान सिंह ने शुरुआत की थी। और हाँ, इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को सरकार की तरफ से वीरता पदक दिया गया। इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में 2012 की उस मशहूर फिल्म का वो डायलॉग याद आता है, बागी चंबल में होते हैं, डकैत तो पार्लियामेंट में मिलते हैं। ये हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या इस तरह सिनेमा में एक बागी को हीरो बनाने से हम उस असली कड़वी सच्चाई को तो नहीं भूल रहे? वो सच्चाई जहां हमारा सिस्टम, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी ब्यूरोक्रेसी युद्ध से लौटे अपने ही नायकों को न्याय देने में पूरी तरह फेल हो जाती है। जरा सोचिए, क्या आज भी सिस्टम की उसी लापरवाही की वजह से कहीं कोई और नया बागी तो नहीं बन रहा?